आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का हिंदी में एक चैप्टर है जिसका नाम है छाया मत छूना। और ये जो चैप्टर है छाया मत छूना, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। और कल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, कल के एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी चैनल से हर एक चीज आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए, हिंदी का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का है, तो आप लोग वहां पर जाकर हर एक चीज को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा जो आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है छाया मत छूना, ये हमारा एक्चुअली में क्या एक कविता है। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कवि और कविता का नाम यहां पर क्या है, जो देख लीजिए। यहां पर हमारा जो कविता है, कविता का नाम है छाया मत छूना, और इसके जो कवि है, कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। अब बात रहा कि सर आप लोग याद किस प्रकार से रखेंगे, तो देखिए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार ट्रिक है। क्या है, यहां पर बोला जा रहा है कि छाया मत छूना, मतलब यहां पर छाया को छूने के लिए मना किया जा रहा है। क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, छाया छूने से क्या होता है, आदमी गिर जाता है। छाया अगर छुइएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो वही बात यहां पर है कि छाया मत छूना, तो यहां पर क्या हो गया, गिर जाएगा। तो गिर से हो गया यहां पर आपका गिरिजा कुमार। ठीक है, तो छाया मत छूना का यहां पर जो कवि का नाम क्या हो गया, तो गिरिजा कुमार माथुर। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि छाया मत छूना, क्योंकि छाया छूने से आदमी गिर जाता है। तो छाया मत छूना का जो कवि हो जाएगा, कवि का नाम क्या हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर हो जाएगा। तो चलिए, कवि और कविता का नाम तो यहां पर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि छाया शब्द यह किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। देखिए, यहां पर हमारे पास ये जो कविता है छाया मत छूना, और यहां पर ये जो छाया शब्द है इसका मतलब क्या होता है, और यहां पर ये जो छाया शब्द का जो प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है, आपको बताना है। और कवि इसे छूने के लिए क्यों मना कर रहा है, आपको हर एक चीज बताना है। देखिए, यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल भाषा में लिख दिया है। क्या है कि इस कविता में छाया शब्द अतीत के सुखों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हमारा अतीत का जो सुख है, अतीत का सुख बोला जाए तो जो हमारा भूतकाल का सुख है, चाहे हम लोग 1 साल पहले जो सुख था, 2 साल पहले का हो सकता है, 2 महीना पहले का हो सकता है, मतलब जो हमारा अतीत का जो सुख है, तो अतीत के सुख के लिए यहां पर प्रयुक्त हुआ है। फिर आगे क्या है, कवि कहते हैं कि अतीत के सुखों को याद मत करो, नहीं तो मन को दुगना दुख होगा। बात क्लियर। यहां पर कवि का कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा अतीत का जो सुख होता है, जो सुख हमारा बीत चुका है, वैसे सुख को याद मत करो, क्योंकि अगर वैसे सुख को याद करोगे तो मन को क्या होगा, दुगना दुख होगा। इसलिए कवि इसे छूने के लिए मना कर रहा है। बात समझ में आया? यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर इसीलिए कवि इसको छूने के लिए मना कर रहा है। और आगे देखिए क्या है, इसलिए हमें अतीत की यादों को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। इसलिए हमें भूतकाल का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अभी जो वर्तमान है, वर्तमान को हमें देखना है कि हमारा वर्तमान किस प्रकार से है। जैसा भी होगा इसको हम लोग अच्छा बनाएंगे। जैसे अभी आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही खराब होने वाला है, रिजल्ट भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया कि जो छाया शब्द है ये अतीत के सुखों के लिए प्रयुक्त हुआ है, और कवि से छूने के लिए इसलिए मना कर रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम अतीत के सुखों को याद करोगे तो मन को दुगना दुख होगा, जो कि यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो चलिए बात करते हैं मृग तृष्णा का। तो मृग तृष्णा एक्चुअली में होता क्या है, देखिए बात को समझिए। देखिए, मृग तृष्णा माने होता है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जब हिरन को तेज प्यास लगती है तो हिरन इधर उधर भटकता है और उसे रेगिस्तान में दूर तेज धूप में पानी प्रतीत होता है, परंतु जब हिरन उसके पास जाता है तो उसे पानी नहीं मिलता, केवल रेत ही मिलता है। इस कारण उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर हिरन आगे बढ़ता है और पुनः उसे दूर की रेत पानी जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार हिरन हमेशा भ्रमित रहता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर रेगिस्तान का जो गर्मी है, रेगिस्तान का बात हो रहा है। जैसे कि जो हमारा रेगिस्तान है, यहाँ पर हिरन है। हिरन को जब तेज प्यास लग जाता है तो वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। तब उसको क्या होता है, दूर से ही लगता है कि रेगिस्तान में क्या लगता है कि उसको पानी है, लेकिन जब उसके सामने जाता है तो पर पानी नहीं होता, बल्कि खाली रेत ही रेत होता है। इस प्रकार से हिरन बार बार भ्रमित होता है। फिर आगे जाता है, उनको वैसा ही लगता है कि यहाँ पर पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होता है, रेत होता है। फिर आगे जाता है, उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर पानी होगा, लेकिन पानी नहीं होता है, केवल केवल रेत होता है। तो यहाँ पर ये भ्रम में जीता है।
और इस प्रकार से ये जो भ्रमित होता है इसी को बोला जाता है मृग तृष्णा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बता दिया। वही चीज है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जब हिरन को तेज प्यास लगती है, रेगिस्तान का जो गर्मी होता है, जब उस टाइम हिरन को तेज प्यास लगता है तो हिरन क्या होता है, इधर उधर भटकता है। उसे रेगिस्तान में दूर तेज धूप में पानी प्रतीत होता है, लगता है कि पानी है, परंतु जब हिरन उसके पास जाता है तो उसे क्या मिलता है, पानी नहीं मिलता है बल्कि रेत ही मिलता है। और इसी प्रकार से वो बार बार भ्रमित होता है, जिसको क्या बोला जाता है, मृग तृष्णा बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, मैंने तो आपको समझा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे और थोड़ा बढ़ाया गया है कि कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। यहाँ पर जो कविता में जो मृग तृष्णा का जो यूज किया गया है, इसका माने क्या होता है, इस बात को सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या है, इस कविता में कवि मृग तृष्णा का प्रयोग बड़प्पन की चाह के लिए प्रयुक्त किया है। कवि कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास धन दौलत यशो आराम गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर इत्यादि है, यह स्थायी नहीं है, यह आज तुम्हारा है तो कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। जो धन दौलत है, घर परिवार है, पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर जो भी है, आज मेरा है तो कल किसी और का हो जाएगा, आप सभी को पता है। और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर मृग तृष्णा का ये जो शब्द है मृग तृष्णा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कठिन यथार्थ को पूजने से कवि का क्या अभिप्राय है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बात को समझिए, इसका उत्तर क्या है। कठिन यथार्थ को पूजने से कवि का अभिप्राय है कि जीवन की सच्चाई तुम्हारे सामने है, वह सुख हो या दुख हो, मनुष्य को उसी के साथ जीना चाहिए। देखिए बात सही है, जीवन का जो सच्चाई होता है हर एक व्यक्ति के साथ होता है, हर एक व्यक्ति के सामने होता है। और यहाँ पर जो जीवन रहे, चाहे सुख का हो या फिर दुख का हो, मनुष्य को इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि छाया मत छूना का संदेश स्पष्ट करें। ये जो कविता है छाया मत छूना, यह हमें क्या संदेश देता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, छाया मत छूना का निम्नलिखित संदेश है। क्या क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो संदेश है क्या है कि हमें अतीत के सुखों को याद नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मन और अधिक दुखी हो जाता है, इसलिए हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। ये एक बात हो गया कि जो हमारा अतीत का जो सुख होगा, अतीत के सुख को हम लोग याद नहीं करेंगे। अगर अतीत के सुख अगर हम लोग याद करते हैं तो मन को दुगना दुख होगा, जिससे हम व्याकुल हो जाएंगे और अपसेट रहेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको अतीत का जो यहाँ पर सुख है इसको आपको याद नहीं करना है। फिर आगे यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग देख लीजिए क्या है कि हमें धन दौलत गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर इत्यादि के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है मतलब ये आज मेरा है तो कल किसी और का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आगे मैंने और क्या लिख कर रखा है, जिसका आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने और लिखा है, वही चीज लिखा है कि आज यह मेरा है तो कल किसी और का हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि हमें भौतिक सुख सुविधा के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर सुख के पीछे एक दुख छुपा रहता है। बात बहुत यहाँ पर क्लियर है, जो भौतिक सुख सुविधा होता है इसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है ना हर एक सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। क्योंकि आप लोग देखिएगा जैसे रात होता है तो रात के बाद हमारा दिन भी आता है, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आता है। बस यहाँ पर वही चीज हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि हमारे वर्तमान जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हो, हमें यह सब भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमारा जीवन कितना भी कष्टदायक हो, कितना भी दुख हो, लेकिन हर एक चीज को भूलकर हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, में किस जीवन सत्य का बोध है। और यहां पर ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा का भाव स्पष्ट करें। देखिए बात यहां पर सिंपल एक्शन में क्या बोला जा रहा है, जिसके यहां पर चंद्रिका है, चंद्रिका माने हो गया आपका यहां पर पूर्णिमा की रात, और यहां पर ये जो कृष्णा है, कृष्णा माने हो गया अमावस्या की रात। तो आप लोग देखिएगा कि पूर्णिमा के रात के बाद क्या आती है, अमावस्या की रात आती है। उसी प्रकार से अमावस्या की रात के बाद क्या आती है, पूर्णिमा की रात आती है। तो ये जीवन का चक्र ये चलता रहेगा। एक्चुअल में अगर बोला जाए ना तो जैसे कि अभी हमारे जीवन में पूरा सुख है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद दुख आना निश्चित है। और मान के चलिए अभी हमारे जीवन में पूरा दुख चल रहा है तो कुछ दिनों के बाद हमारा जीवन में सुख आएगा। तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख के बाद दुख अवश्य आता है।
अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब जिस प्रकार से अभी आप लोग सुख का मजा ले रहे हैं, उसी प्रकार से दुख के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इस वाक्य में साफ साफ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द अगला चैप्टर का भी वीडियो का जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसका भी वीडियो आने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।